चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना एडवांस जावास्क्रिप्ट के फीचर्स। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन इंट्रोडक्शन कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का फीचर देखा था। अभी आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के फीचर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, जावास्क्रिप्ट क्या होता है? लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट वो कैसा है? लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब क्या होता है टेक्नोलॉजी के नॉलेज में? लाइट वेट का मतलब होता है कि जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसका जो फाइल होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग में, उसका साइज़ लोड करने में जावास्क्रिप्ट लाइट होता है, मतलब कि कम होता है, ईज़िली हो जाता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, और इसकी वजह से इसको लाइट वेट कहा जाता है। आगे क्या लिखा है? बिकॉज इट डज़ नॉट सपोर्ट ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है सम टाइम, बट सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए ये क्या है? लाइट वेट है। ये अपने खुद के मेथड्स प्रॉपर्टी यूज़ करता है, खुद के मेथड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। और ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सारे काम किस पे बेस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट बेस पे करते हैं, इसके लिए हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पर सब यूज़ नहीं करते। यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली नोटपैड में इसको सेव कर सकते हैं, जैसे हम HTML फाइल सेव करते हैं। वो फाइल को जैसे सेव किया जाता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम भी सेव करते हैं। फिर क्या आता है? इसके लिए हमें उसकी कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर को अपने सर्वर में, अपने बैकग्राउंड में रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर द क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, हमने ऑलरेडी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट पढ़ लिए हैं, तो इसके लिए उसमें क्लाइंट साइड में क्या होता है? क्लाइंट साइड में हम नॉर्मली प्रोग्राम्स को जैसे HTML में लिखते हैं उसमें ही सेव कर देते हैं, सेम नोटपैड में। पर सर्वर साइड में क्या करना पड़ता है? हमें स्पेशली कोई एक प्रोग्रामिंग फाइल चाहिए होता है, कोई पैकेजेस फाइल चाहिए होता है रन करने के लिए। इसके लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए इसको मार्क कर लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज़रूरी है, पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। गेटिंग? यहाँ पे किस तरीके का ज़रूरी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। इसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम इसकी जो फाइल्स लिखते हैं, इसकी जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो कैसी होती है? स्क्रिप्ट जैसी होती है। इसके लिए हमें इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड इट सपोर्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो। जैसे कि हम जावा में और अदर प्रोग्रामिंग में इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं, वैसे इसमें इवेंट हैंडल करके प्रॉपर्टीज़ दी गई हुई है आगे के चैप्टर में। सो वी कैन यूज़ इट ईज़िली इन जावास्क्रिप्ट। और बहुत इम्पॉर्टेंटली इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं जावास्क्रिप्ट इज़ एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इट इज़ ट्रू। अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इज़ इट फॉल्स। ओके, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो हमेशा सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब, केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब ये होता है, अगर अपर केस है
तो अपर केस में ही वो फाइल अपर केस में ही वो ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, अपर केस में ही लिखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का और मेथड का प्रॉपर्टीज़ का नाम अगर लोअर लेवल में है तो हम उस लेटर को लोअर लेवल में ही लिखेंगे, अदरवाइज़ क्या करेगा, अपना वो ऑब्जेक्ट मेथड सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर क्या है, जावास्क्रिप्ट हेल्प द ब्राउज़र टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन विदाउट वेस्टिंग द यूज़र टाइम बाय द वेब सर्वर एक्सेस। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हेल्प करता है ब्राउज़र को टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन। जो भी वैलिडेशन करेंगे हम क्लाइंट साइड से, वो कौन सपोर्ट करेगा, ब्राउज़र सपोर्ट करेगा। ब्राउज़र किसके पास जाएगा, जो भी हम क्लाइंट साइड से करेंगे ब्राउज़र पे करेंगे, वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा अपना वैलिडेशन विदाउट वेस्टिंग द यूज़र टाइम बाय द वेब सर्वर एक्सेस। फिर वो ब्राउज़र क्या करेगा, वेब सर्वर से अपना हेल्प मांगेगा, फिर इनपुट वैलिडेशन करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हम दोनों तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्लाइंट साइड से भी कर सकते हैं और सर्वर साइड से भी किया जा सकता है। फिर क्या आता है, इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी एफिशिएंटली। ओके, सपोज़ अगर कोई भी कैलेंडर सपोर्ट करना है, कोई भी टाइम आपने प्रोग्रामिंग में डालनी है, तो वो सब भी बहुत इफ़ेक्टिवली सपोर्ट करता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। फिर है, मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स सिंटैक्स इज सेम एज सिंटैक्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है PHP में और CSS में भी थोड़ा सा है, और आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अभी आपने CSS पढ़ा है, PHP पढ़ा है, ठीक है, क्लाइंट साइड सर्वर का पढ़ा है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का पढ़ा है। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है सिंटैक्स स्टेटमेंट। सेम सिंटैक्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ किया जाता है, समझ गए। अभी उसके बाद क्या है, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू फंक्शन। जो मैंने अंडरलाइन किया है, सॉरी, उसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। An important part of JavaScript is the ability to create new function within script. Declare a function in JavaScript using function keyword. हम जो भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज इन कीवर्ड। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो फंक्शंस क्रिएट होते हैं, फंक्शंस वो ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं हमारे प्रोग्राम में। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है टू यूज़ एज इन कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। उसको हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद उसी फंक्शन कीवर्ड को हम वापस से आगे के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। वी विल सी दैट इन आवर प्रैक्टिकल्स। सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, PC, Mac, सनस्फेयर, ये सब नाम दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर के नाम हैं। और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म वो हार्डवेयर के नाम है। ये कौन से भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है और कौन से भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। जैसे कि हार्डवेयर प्लेटफॉर्म लाइक PC, Mac, सनस्फेयर, और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक OS एसेट्रा। इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। So it can support on any software hardware platform, that's why it is called as independent software. JavaScript is a platform independent scripting language। इस एग्ज़ाम में पूछेंगे एग्जाम्पल अपने fill in the blanks में in any kind of multiple choice question this can be asked कि JavaScript क्या है। JavaScript is a platform independent scripting language। JavaScript क्या है, डैश इज़ एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एनी जावास्क्रिप्ट इनेबल ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट जावास्क्रिप्ट कोड। कोई भी तरीके का ब्राउज़र हो हमारे पास, कौन सा भी, गूगल हो, क्रोम हो, कौन से भी तरीके का ब्राउज़र हो, वो क्या सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है।
Okay, due to different features of JavaScript is known as universal client side scripting लैंग्वेज। इसकी वजह से ये जो हम फीचर्स पढ़े हैं कि वो लाइट वेट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए उसको, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है। फिर उसके बाद ये क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इनपुट वैलिडेशन करता है विद द एक्सेस ऑफ वेब सर्वर। ये क्या हैंडल करता है, डेट एंड टाइम। फिर ये क्या करता है, इसमें सिंटैक्स भी कंट्रोल स्टेटमेंट के सिंटैक्स भी यूज़ होते हैं प्रोग्राम में। और किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इजली यूज़ करके इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके लिए इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ड्यू टू द ऑल दिस फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसकी वजह से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला गया है। यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला गया है। फिर क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसा ये क्या था, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? टू टाइप्स ऑफ। अभी तक मैंने जो भी बताया वो क्या था, जावास्क्रिप्ट के बारे में था। अब इसके दो तरीके के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं। एक तो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। In this type, the script reside on client computer. ये आपको मार्क करना है, reside on a client computer. Client on client computer. So please mark it कि client side scripting language में कहाँ reside करता है, ब्राउज़र के इधर कहाँ रहता है, दैट कैन रन ऑन अ क्लाइंट। स्क्रिप्ट रिसाइड ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर, वो क्या होता है, ब्राउज़र। वो क्या होता है, ब्राउज़र। मतलब कि हमारा जो ब्राउज़र होता है वो वहाँ पे हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसको रन करके हम एज एन क्लाइंट देख सकते हैं। तो इसके लिए उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक HTML की फ़ाइल लिखी है, ठीक है, HTML की नॉर्मल फॉर्म क्रिएट किया है, आप उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं .html फाइल से। फिर वो .html फाइल को कहाँ रन करते हैं, कहाँ ओपन करते हैं, ओपन विद वेब ब्राउज़र करते हैं, राइट। तो सेम वे हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में भी करना है। HTML फाइल से सेव करना है जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग यूजिंग ऑल द सिंटैक्स एंड ऑल द मेथड्स। उसके बाद यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन विद ब्राउज़र करेंगे, राइट। तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो जाएगा। समझ में आया कि जब हम नॉर्मली HTML का प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसको ओपन करते हैं, सेम अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट का, इनपुट वैलिडेशन करेंगे, यूज़र इंटरेक्शन करेंगे, तो हम उसे ओपन करेंगे ब्राउज़र में, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलेंगे। बट इसमें HTML के अलावा दूसरे टैग्स भी यूज़ होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं, दूसरे मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग वी कैन से इट। दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेस इनसाइड ऑन HTML डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि HTML के फाइल के अंदर ही हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर हम ब्राउज़र में उसको ओपन करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी भी मार्क किया है। क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन दिस टाइप द स्क्रिप्ट reside on web server. To execute the script it must be activated by client, then it is executed on web server.
अभी ये क्या है, ये अलग है क्लाइंट साइड से। जैसे कि हम उसमें HTML का कोड लिखते हैं, फिर उसको ओपन विथ वेब ब्राउज़र करते हैं, क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में ओपन करते हैं। पर यहाँ पे जब भी हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी है PHP, इससे पढ़ा होगा आपने PHP के बारे में, तो पर उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर में अलग से एक सर्वर, अलग से एक एप्लीकेशन फ़ाइल को डाउनलोड करना पड़ता है। गेटिंग? तो वो फाइल यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ती है सर्वर साइड में, वैसे पर क्लाइंट साइड में नहीं करनी पड़ती है। तो इसके लिए टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट इट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय क्लाइंट, दैन इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन वेब सर्वर। तभी हमारे ब्राउज़र वेब सर्वर पे दिख सकता है, तभी हमारे वेब सर्वर पे जब हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे उसे हम वेब सर्वर बोलेंगे। अगर PHP की एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ली है तो PHP का दिखेगा, PHP के फाइल के थ्रू दिखेगा, वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। PHP क्या हो गया हमारा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हो गया, हम HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगा, जो कि हम स्पेशली सर्वर अपने एप्लीकेशन फ़ाइल को डाउनलोड करके वो एप्लीकेशन फ़ाइल, वो प्रोग्रामिंग को हम अपने उस एप्लीकेशन फ़ाइल को वेब सर्वर में ओपन करते हैं बाय द क्लाइंट, उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस क्या है। ओके, ये एग्ज़ाम में ये जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो याद रखना, एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आएगा कि सर्वर साइड किस पे रिसाइड करता है, क्लाइंट साइड किस पे रिसाइड करता है। ठीक है, तो ये लाइन को आप बड़ा अच्छे तरीके से एज एन पॉइंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन। ओके, सो 1 to 2 क्वेश्चन, प्लीज़ सी केयरफुली। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ यूज्ड एट द बैक एंड वेयर द सोर्स कोड इज़ नॉट विजिबल और हिडन एट द क्लाइंट साइड। सर्वर साइड में जो कोड होता है वो क्या क्लाइंट साइड पे हम नहीं देख सकते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर PHP की कोडिंग होगी हमारी, तो अगर हम ब्राउज़र में जाके राइट क्लिक करने पे हम जब भी ओपन करेंगे सोर्स कोड, तो हमें सिर्फ HTML फाइल्स दिखेगी और CSS फाइल दिखेगी और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग दिखेगी। पर हमें वेब सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग PHP में जो कोड लिखा रहेगा वो बैकएंड प्रोसेस में चलता रहता है, तो वो कोड आपको नहीं दिखेगा, वो आपके कोड में नहीं दिखेगा। ठीक है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। Server side scripting is used at the backend where the source code is not visible or hidden at the client side. Okay. On the other hand, client side scripting is used at the front end which user can see from the browser. So server side scripting is more secure than client side scripting. इसके लिए more secure है, ये भी important है कि server side scripting is more secure than a client side scripting, क्योंकि हमें क्लाइंट साइड का सारा कोड पता चल जाता है, ईजिली पता चल जाता है। पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जो भी डेटाबेस PHP का कोडिंग होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ PHP, वो कोडिंग आपको नहीं दिखने वाली, वो कोडिंग आपको सर्वर साइड की कोडिंग आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की ही कोडिंग आपको दिखेगी। तो सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मोर सिक्योर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ मोर सिक्योर देन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते, अभी जो मैंने बताया ध्यान में आया कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ बैक एंड प्रोसेस, वो पीछे विजिबल चलता रहता है, क्लाइंट साइड के इसमें क्लाइंट साइड से हिडन होता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, मोर सिक्योर होता है
than client-side scripting language. Okay. Now second point, when a server-side script is processed, it communicates to the server as against client-side scripting does not need any server interaction. सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोसेस होता है, कम्युनिकेट होता है, कहाँ से होता है? सर्वर से। जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन आपको चाहिए होता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए होता है कि सपोर्ट करे एट द बैक एंड जो भी आपकी स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे। एज अगेंस्ट क्लाइंट साइड में ऐसा कुछ इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व लैंग्वेजेस सच एज HTML5, JavaScript, etc. In contrast, programming languages such as PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, Python, C#, etc. are server-side scripting language. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या इन्वॉल्व करता है? जैसा बताया मैंने, HTML5, जावास्क्रिप्ट। ओनली HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। हम उसको JS से सेव करेंगे फाइल को नोटपैड में, और इसको हम लोग सेव करेंगे .html से। वैसे ही कोई नोटपैड में यूज़ करते हैं, बट हम इसको क्या यूज़ सर्वर साइड में हमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म चाहिए रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें PHP का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, .NET का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, रूबी का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोल्ड फ्यूजन का सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन, C# एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, अलग अलग फाइल्स, एप्लीकेशन फाइल्स होते हैं, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तभी हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये थर्ड पॉइंट में आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के और कौन कौन से एग्जाम्पल है फॉर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नहीं, अब नेक्स्ट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ यूजफुल in customizing the web page and implements the dynamic changes in the website. Conversely, the client-side scripts are generally used for validation purpose and efficiently minimize the load of the server. अभी इसका ये भी डिफरेंस देख लीजिए कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ यूजफुल इन कस्टमाइजिंग द वेब पेज। कस्टमाइजिंग द वेब पेज इन द सेंस कि कस्टमाइज़ किया जाता है हमारे वेब पेज, इसको क्या किया जाता है? कस्टमाइज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे हम हर बार लोड करें वेब सर्वर, अरे अपने वेब पेज को, वो अलग तरीके से ओपन हो, कस्टमाइज़ वे से अलग अलग तरीके से ओपन हो, अलग अलग फीचर्स आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक चेंज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डायनामिक चेंज इन आवर वेबसाइट। वो कौन सपोर्ट करेगा? वो हमारी PHP सपोर्ट करे, PHP लैंग्वेज सपोर्ट करेगी, ASP.NET लैंग्वेज सपोर्ट करेगी। उसके हेल्प, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प थ्रू ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। और इसके कंपैरेटिवली में हम क्लाइंट साइड में क्या कर सकते हैं? क्लाइंट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने वैलिडेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने वेब पेज पे वैलिडेशन कर सकते हैं हम। लोड इंटरेक्टिव दिखना चाहिए हमारा। वैलिडेशन क्या होता है कि सपोज़ हमने अपने बर्थ ऑफ डेट डाला है, बर्थ ऑफ डेट हमारा क्या, एज डालना है, हमें क्या डालना है? एज डालना है, कितनी की एज है, फिर हमें क्या डालना है? अपना बर्थ ऑफ डेट डालना है। अगर आप 21 ईयर्स के हैं, सॉरी आप अभी कितने ईयर्स के होंगे? 16 ईयर्स के हैं, 17 ईयर्स के हैं, तो आपका एज का भी का होगा 2001 2002 का होगा, राइट। तो वैसे ही वो क्या करेगा? वैलिडेट करेगा कि आपका बर्थ डेट किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 2002 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कौन से स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आप उसको 2020 का बर्थ डेट नहीं बता सकते। तो वो एक तरीके का क्या हो गया? वैलिडेशन हो गया। वो एक तरीके का क्या हो गया? वैलिडेशन हो गया, राइट। कि कोई भी लड़का आके वो वेब अपने जब आप फॉर्म भरे होंगे, कोई भी लड़का आके डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड में नहीं, आप भी पैदा हुए तो आप या फिर 2018 का कोई भी आके ये फॉर्म नहीं भर सकता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? वैलिडेशन पर्पस बोला जाएगा। इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? वैलिडेशन पर्पस कहा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसको क्लाइंट साइड में हम इजी इसको कर सकते हैं। फिर क्या है? Special software, web server software is required to execute server-side scripting, whereas client-side scripts require web browser as an interface. स्पेशल सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी बताया, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़
क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम एग्जीक्यूट ही करने के लिए उसको रन फाइल करने के लिए हमें चाहिए होता है, पर क्लाइंट साइड में हम डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे ही उसका इंटरफेस देखते हैं डायरेक्टली। इंटरफेस इन द सेंस जो भी हमने पेज को डिज़ाइन किया होता है, जो भी पेज में हमने किया होता है, वो हम कहाँ देख पाएंगे? क्लाइंट साइड में वेब ब्राउज़र में देख पाएंगे। पर क्लाइंट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हाँ अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है। डू यू नो देयर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी लाइक एंग्लो.js, Vue.js, React. इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। एंग्लो.js क्या है? जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है। Vue.js क्या है? ये सब जावास्क्रिप्ट की जैसी फाइल है जो कि आप क्लाइंट साइड में लिख सकते हैं। इट इज़ जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस। इट कैन बी ईजिली इंटीग्रेटेड विद अदर प्रोजेक्ट्स एंड लाइब्रेरी। जैसे कि क्लाइंट साइड में वहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ था ना, HTML, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आप एंग्लो.js और Vue.js यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है। इसके लिए भी आपको क्लाइंट साइड भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र इंटरेक्शन, ये जस्ट एन एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका यूज़र इंटरफेस डेवलप करने के लिए आप क्या क्या और लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं और क्या क्या यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए, अपना GUI बनाने के लिए और कौन कौन से लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो ये पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज है। ये लाइब्रेरीज यूज़ करके आप अपनी प्रोग्रामिंग, अपने यूज़र इंटरफेस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल व्यू से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो स्विच केस स्टेटमेंट है, फॉर लूप स्टेटमेंट है, ये हम प्रोग्राम में बिल्ड करते हैं, तो इसे हमें समझना ज़रूरी है कि ये कैसे वर्क करते हैं। इसे हमने समझ लिया तो प्रोग्राम में जब भी हम स्विच केस स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट, वाइल लूप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो हम ईज़िली जान पाएंगे कि ये स्टेटमेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम में और कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, previous year we have learned different basic syntax of JavaScript such as variable declaration, if structure, function, etc. Let us learn some extra features. Switch case statement. JavaScript has a built-in multi-way decision statement known as switch. The switch statement tests the value of a given expression against a list of case values, and when matches are found, a block of statement associated with that case is executed. There should not be a duplicity between the case. The value of the case must be similar data type as the variable in switch. The default statement is not mandatory. अभी ये स्विच केस है, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ था, ये लूपिंग स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो इसे हम केस स्टेटमेंट देख लेते हैं, केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, मैं आपको जो लिखा हुआ है वो उसको इस सिंटेक्स के जरिए सिखाती हूँ कि कैसे इसको लिखा जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? स्विच। ये लिखना ज़रूरी है। ये क्या हो जाता है? ये एक सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स का मतलब ये ज़रूरी हमें स्विच ऐसे ही लिखना है क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव है, इसलिए हम क्या स्विच जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। SWITCH स्विच है तो स्विच का SWITCH वैसे ही होगा। ये एक्सप्रेशन डालना है, यहाँ पे क्या डालना है? हमें अपना एक्सप्रेशन डालना है। एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या डाला हुआ है? स्विच डे। यहाँ पे ये प्रोग्राम में एक्सप्रेशन क्या डाला हुआ है? ये देखिए यहाँ पे क्या डाला हुआ है? स्विच डे।
ठीक है। तो डे क्या हो गया हमारा, एक्सप्रेशन हो गया, डे क्या हो गया हमारा, एक्सप्रेशन हो गया। अब उस एक्सप्रेशन को देखो हम कैसे यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट केस वैल्यू में। हमने यहाँ पे ये क्या नाम है, केस, स्विच केस स्टेटमेंट, राइट। ये केस से वर्क करता है, अपने केसेस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करके ये केस स्विच करता है। स्विच क्या हो गया, डे हो गया। केस वैल्यू हमें डालना है एज एन स्टेटमेंट ब्लॉक 1, देन क्या करेगा वो ब्रेक कर देगा। अगर हमने वो वैल्यू डाली है अपने प्रोग्राम में, वो अपने आउटपुट में वो वैल्यूज़ डाल दी है, तो वहाँ पे क्या कर देगा, वो बाहर, लूप के बाहर आ जाएगा। वैसे ही केस वैल्यू 2 में, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 में डे 2 है, डे 2 एज इन सैटरडे है सपोज़, तो सैटरडे है तो वो अगर हमने आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू डाली है सैटरडे, तो वो क्या हो जाएगा, जो भी डे 2 का इन्फॉर्मेशन होगा, डे 2 का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और फिर वो वैल्यू बाहर आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, स्विच करेगा, क्या करेगा, स्विच करेगा, वो वैल्यूज़ चेक करेगा। क्या चेक करेगा, वो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 चेक करेगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 चेक करेगा, till this statement block n values, we can give n values, we can give infinite values, okay। और लास्ट में हमें डालना पड़ता है केस वैल्यू n, स्टेटमेंट ब्लॉक n, ब्रेक। फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट करके डालना रहता है, जो कि डिफ़ॉल्टली अगर कुछ भी ना डाला हो, कुछ भी वैल्यूज़ ना डाले हुए हो, तो उसको लिए हमें क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहिए। अगर सपोज़ हम लोग ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए डॉग टाइप क्या है, देखिए जैसे मैंने बोला था कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम अपने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है। अभी देखिए ये हमने क्या जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ा है, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, तो देखिए कैसे यूज़ किया है। डॉग टाइप HTML, हेड टाइटल दिया हुआ है, फिर टाइटल हेड को क्लोज करके उसकी बॉडी दी गई है। अब उसकी बॉडी में क्या दिया गया है, हेडिंग दी हुई है, यूज़ ऑफ स्विच केस बताया गया। मतलब हम नॉर्मली इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं कि स्विच केस कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टाइप क्या होगा, जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ता है, स्क्रिप्ट टाइप बताना पड़ता है, ओके। ऐसे नॉर्मली HTML में हमें नहीं लिखना पड़ता है, पर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में हमें क्या लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। क्या लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने सिंटेक्स में बताया था कि क्या, हाँ सॉरी, क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पे सिंटेक्स में क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल। एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल देना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल डे इक्वल टू 6। अब वही एक्सप्रेशन यूज़ करके हमें स्विच केस बनाना है। अब वही एक्सप्रेशन यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है। वही एक्सप्रेशन यूज़ करके अब वही एक्सप्रेशन यूज़ करके हमें क्या बनाना है, स्विच केस बनाना है। अभी केस 1 में देखिए क्या है, केस 1 ये स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक है। जैसा कि यहाँ पे आप सिंटेक्स में लिखा हुआ था, क्या लिखा था, स्टेटमेंट ब्लॉक 1। फिर क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा। ये जितना भी स्टेटमेंट सिंटेक्स दिया हुआ है एज इट इज़ ही हम किस में लिखते हैं, अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। देखिए केस 1 है, फिर यहाँ पे 2 कोलन है, तो 2 कोलन यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। वो कोलन के बाद क्या लिखा हुआ है, अलर्ट मंडे। ये क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक है। ये स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अभी आई भी डाल सकते हैं, टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ मंडे डाल सकते हैं। फिर आपको बट अलर्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अलर्ट। आज तो मंडे है तो अलर्ट आपको क्या देना है, मंडे ब्रेक। वेरिएबल डे इक्वल टू 6। केस अगर 1 हुआ, अगर केस 1 डाला तो मंडे दिखना चाहिए और ब्रेक कर देना चाहिए, और कोई लूप नहीं चलेगा। मंडे दिखेगा, टुडे इज़ मंडे, नहीं मंडे, टुडे इज़ मंडे नहीं, सिर्फ मंडे करके आएगा आपके आउटपुट में, और वहीं पे आपका लूप रुक जाएगा, वहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगा। वेरिएबल कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। इसके लिए हमने केस कितने किए हैं, 6 केस किए हैं। 7 केस में क्या किया हुआ है, संडे किया हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, इनवैलिड वेरिएबल हो गया, इनवैलिड वेरिएबल हो गया, राइट। तो वो इनवैलिड इसके लिए वो डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्या दिखाएगा, इनवैलिड डे। अगर हम केस 7 डालते हैं तो वो इनवैलिड डे, क्योंकि हमने कितने वेरिएबल्स डाले हैं यहाँ पे, ओनली 6 वेरिएबल्स डाले, ओके। वैसे वैसे ही इसका आउटपुट कैसे आएगा,
यूज़ ऑफ स्विच केस सैटरडे। जैसा मैंने बताया, अगर आपने क्या डाला केस 6 तो क्या बताएगा केस 6 टुडे इज़ सैटरडे। वेरिएबल डे क्या डाला है यहाँ पे 6 डाला हुआ है, इसके लिए यहाँ पे क्या बताया है टुडे इज़ सैटरडे। अगर यहाँ पे वेरिएबल क्या बताते 7 बताते तो वहाँ पे क्या आ जाता संडे, कि टुडे इज़ संडे। ये यहाँ पे स्टेटमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं टुडे इज़ संडे, मंडे इज़ हॉलीडे। टुमारो पूरे कैलेंडर्स को बेस पे भी बना सकते हैं। कैलेंडर स्विच किस काम पे यूज़ हो सकता है, कैलेंडर्स पे भी यूज़ हो सकता है, कि ये बताने के लिए कि आज मंडे है फिर ट्यूसडे। वेरिएबल्स यूज़ करके हम सिर्फ केस में डाल के वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे 7 8 9 10 पूरे कैलेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। वो कैलेंडर में जाके देख सकते हैं 7 दबाया तो आज के दिन कौन सा दिन है, वो स्टेटमेंट में डाल सकते हैं टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ गुरु पूर्णिमा, टुडे इज़ दिवाली, दिवाली के लिए इतने से इतने छुट्टी है। तो वो सारे प्रोग्रामिंग्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स कॉल्ड एज स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंग्वेज एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट इज रिप्लेस्ड बाय टाइप एट्रीब्यूट इन ऑल प्रोग्रामिंग इज एज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट टाइप क्या है, इक्वल टू स्क्रिप्ट टाइप क्या है, स्क्रिप्ट टाइप क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये हमें स्टैंडर्डाइज वे में दिया गया है कि स्क्रिप्ट टाइप हमें जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। और फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स डालेंगे कि कितने वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल हमें डिस्प्ले करना है, वो डिस्प्ले कैसे करेंगे, वो वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल का नाम देंगे, वो एक्सप्रेशन को फिर हम स्विच केस में यूज़ करेंगे, फिर हम उसके केसेस डालेंगे कि क्या है, क्या नेक्स्ट क्या आएगा। फर्स्ट अगर केस फर्स्ट वेरिएबल है तो क्या आएगा, सेकंड वेरिएबल है तो क्या आएगा, थर्ड वेरिएबल है तो क्या आएगा, फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल। ये वेरिएबल्स कैसे काम कर रहे हैं, ये वेरिएबल एक्सप्रेशन के जैसे काम कर रहे हैं। ये वेरिएबल कैसे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के जैसे ये वेरिएबल काम कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिक्स वेरिएबल लिया है, जैसे कि यहाँ पे कितना वेरिएबल लिया है 6, वेरिएबल डे इक्वल टू 6। तो ये सिक्स में क्या है, कौन सा है, सैटरडे। तो ये सैटरडे पे ब्रेक करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आउटपुट में, यहाँ पे इस आउटपुट में सिर्फ सैटरडे लिखा हुआ है। सिर्फ सैटरडे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने वेरिएबल क्या यूज़ किया है, वेरिएबल डे इक्वल टू 6 यूज़ किया। और यहाँ पे केस 6 में क्या है, सैटरडे, तो वो अलर्ट दिखाएगा आज क्या है, सैटरडे है। ओके, अगर यहाँ पे हमने एक भी वेरिएबल नहीं डाले होते हैं और यहाँ पे स्विच केस एक भी क्या कुछ भी नहीं नल डाला होता है, ऐसे सिर्फ कोट्स डाल के रखे होते, तो डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्या दिखाता, इनवैलिड डे दिखाता। डिफ़ॉल्ट अलर्ट क्या दिखाता, इनवैलिड डे, ये दिखाता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लूपिंग स्टेटमेंट। ये नया टॉपिक है, सो वी विल स्टार्ट दिस लूपिंग स्टेटमेंट इन नेक्स्ट चैप्टर। सो वी विल फिनिश दिस लूपिंग स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट सेशन. Okay, thank you for the day. Thank you so much. That's it.